अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि आसिफ जरदारी खुद को बचाने के लिए बिलावल भुट्टो को कुर्बानी की दहलीज पर पहुंचा रहे हैं। कोई ताकत बिलावल को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्हें गाड़ी की छत पर देखकर डर जाता हूं। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर को इंटरव्यू में शेख साहब ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को असल मुजरिम करार दिया। कहा जमहूरियत को खतरा इन्हीं से है। इमरान खान भी इन लोगों का मुहासबा न कर सका तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। पीपल्स पार्टी से अपनी तबाही और बर्बादी के आखिरी दाने पे बिलावल जो है इंडिया की पिच पे खेल रहा है। बिलावल ने इंडियन मीडिया के मुंह में नवाला डाला है। बिलावल जो है इन्फ्लुएंस एजेंट है इंडियन मीडिया का। मैं तो जब उसको गाड़ी की छत पे खड़े हुए देखता हूँ ना तो मुझे डर लगता है कि शायद किसी इंटरनेशनल ताकत ने जो शेख रशीद की आवाज को दबाना चाहती है वो इसको मरवा देंगे और मत्थे मेरे लगा देंगे। मैं खूबसूरत परिंदों का वैसे ही शौकीन हूँ, मेरी कोई ऐसी दहशतगर्दी की सोच नहीं है। बिलावल को बाप अपनी चमड़ी बचाने के लिए कुर्बानी की दहलीज पर चढ़ा रहा है। आसिफ जरदारी ये सारे लोग 5 आखिरी ओवर का मैच खेल रहे हैं, इनके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ बाहर तो नहीं जा सकेंगे, रिलीव का फैसला कोर्ट ने करनी है। जो कफन होंगे उन पे जेबें लगी होंगी, ये ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट है, ये लंदन का जनाब है, ये स्विस अकाउंट है। ये रुकावटें हैं, ये वो नासूर हैं इस माशरे के जिनसे असल में जमहूरियत को खतरा है। अगर इमरान खान भी इन लोगों का मुहासबा नहीं कर सका तो फिर अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल कराए। उन्होंने एहतसाब कमीशन जो सिंध का बनाया है उसमें फरियाल तालपुर और शर्जील को डाल दिया है। ऐसी जैसे हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी का स्पीकर ने शहबाज शरीफ को चेयरमैन बना दिया कि दूध की रखवाली पे बिल्ले बैठा रहे हैं। मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शेख रशीद साहब तनकीद के बजाय अपनी वजारत पर तवज्जो दें। बताएं कराची के लिए उन्होंने क्या किया। सर्कुलर रेलवे कब बहाल होगी। देखिए फवाद चौधरी साहब की बात का आप कैसे भरोसा कर सकते हैं या शेख रशीद साहब की बात का भी। ये सियासी पनागीर हैं, ये हुकूमत की खातिर इक़्तिदार की खातिर सियासी जमातों में आते हैं। इनका कोई फ़लसफ़ा कोई मंशूर है नहीं। इनकी बातों को ना हमने माजी में कभी सीरियस लिया है ना आज सीरियस लेंगे। बेहतर ये होगा कि शेख रशीद साहब अपनी वजारत के बारे में बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की नैब पेशी के मौके पर हंगामा आराई के इल्जाम में गिरफ्तार पीपल्स पार्टी के 20 कारकुनों को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर समेत 70 जालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। जाली अदालत के बाहर भी नारेबाजी करते रहे। इस्लामाबाद से आदिल तनोली की रिपोर्ट देखिए। बड़े साहब और बेटे की नैब में पेशी पर जोश दिखाने वाले जियाले मुश्किल में हंगामा आराई के इल्जाम में गिरफ्तार 20 पीपी कारकुनान को 14 दिन के लिए जेल भिजवा दिया गया। पुलिस ने गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किए गए 20 कारकुनों को जुडिशल मजिस्ट्रेट साकिब जवाद की अदालत में पेश किया। पीपी रहनुमा नैयर बुखारी ने जमानत के लिए दरखास्त दी मगर अदालत ने जियालों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस को मुल्ज़मान का तिब्बी मुआयना कराने और आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जियाले अदालत के बाहर भी नारे लगाते रहे। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर समेत 70 जियालों के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा भी दर्ज। पुलिस पर हमले, कार्य सरकार में मुदाखलत, तोड़ फोड़, दफा 144 की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दफात शामिल हैं। FIR में 20 कारकुनों को गिरफ्तार और 50 को मफरूर करार दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने सारे वाक़े की रिपोर्ट वजारत दाखिला को भी इरसाल कर दी है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। दोनों की सियासत का हाल नवाज शरीफ और जरदारी जैसा होगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं बिलावल और मरियम करप्शन के पैसे से अब्बू बचाओ तहरीक चला रहे हैं। जो नवाज शरीफ और जरदारी की लेगेसी थी इन्होंने दरख्तों को भी नहीं छोड़ा। करप्शन की फसल को इतना पानी दिया वो संगलाख दरख्त बन गए हैं। उन मुस्तकबिल के 2 लीडर्स ने जन्म लिया है। मरियम नवाज साहिबा हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं। दोनों का जो तजुर्बा है या तहरीक है वो ये है कि एक के वालिद साहब जो हैं वो 300 अरब लेके जेल में बैठे हुए हैं, एक के वालिद साहब 500 अरब लेके जेल में जाने वाले हैं। दोनों की सियासत बेसिकली अब्बू बचाओ तहरीक है और दोनों अब्बू बचाओ तहरीक के ऊपर निकले हुए हैं। इन्होंने जिंदगी में कोई स्ट्रगल नहीं की। मैं पहले कहता था कि
जरदारी साहब का और नवाज शरीफ का आखिरी इलेक्शन है। अब इसके ऊपर इनकी औलाद भी कन्विंस हो गई है कि इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। और अब बात करेंगे कराची में एक और आग की, जिसने फिर सूबाई और बल्दियाती महकमों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 14 मंजिला इमारत में आग भड़की तो रेस्क्यू का अमला और फायर ब्रिगेड वक्त पर ना पहुंच सकी। लोगों ने इमारत से कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 10 जख्मी हुए। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। एक बंदे ने ऊपर से 9वीं मंजिल से छलांग लगाई है, पीएमटी के ऊपर गिरा है, वो गिरते ही बेचारा वो दम तोड़ गया है। कराची का इलाका गुलशन इकबाल, 14 मंजिला कमर्शियल इमारत की ऊपरी मंजिल में आग लगी तो फायर ब्रिगेड को फौरी इत्तला की गई। पहले एक गाड़ी ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, कुछ ही देर के बाद बेकाबू आग बुझाने के लिए मजीद 3 गाड़ियां 2 स्नॉर्कल भी पहुंची। 4th फ्लोर इनिशियली जो है वो और 11th फ्लोर के ऊपर वो ट्रेवल करके आग गई डक के अंदर। धुआं जो था वो तकरीबन हर फ्लोर पे ही पहुंचा तो लोग उससे पैनिक हो गए और बाहर निकलने में उन्होंने कोशिश की, एक दूसरे से टकरा के जख्मी भी हुए। इमारत में 144 दफातर हैं, जिनमें तकरीबन 1000 अफराद मुलाजमत करते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इमारत से कूद पड़े, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक जबकि खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें सिविल अस्पताल के बंद सेंटर जिन्ना और लियाकत नेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। यार रक्षा पे आ रहा था ना, यहाँ पे कोई रश नहीं था, मैंने देखा आग लगी हुई है, मैं यहाँ खड़ा हो गया हूँ। देखो ना 2 बंदे लटक के ना पाइप को बेचारे थक के फिर गिरे दोनों, यहाँ इस गली में आकर गिरे हैं दोनों। एक वो ऊपर वाली ऊपर से गिरा, वो जो आखिरी शीशे वाले से शीशा गिरा और उधर से भी गिरा आदमी। 3 आदमी हमने देखा, फिर बर्दाश्त नहीं, हमने भागा। मैंने बोला भागो भाई, हमारी बर्दाश्त नहीं। हमने देखा तो बहुत लोग पहले जला हुआ था, उसको तो उठा के लेके आया, कम से कम 20-25 आदमी को लेके गया। 1 घंटे से तो लोग तमाशा देख रहा था, कोई इंतजाम कोई चीज़ नहीं था। पाक नेवी के हेलीकॉप्टर्स ने पहुंचकर लोगों को रेस्क्यू किया। फंसे हुए तमाम ही अफराद को निकालकर इमारत को क्लियर करार दे दिया गया। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर फैसल खान और खुर्शीद आलम के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची के इलाके गुलशन इकबाल की इमारत में आग लगी तो लोग महसूर होकर रह गए। कोई इमरजेंसी एग्जिट ही ना था। अपनी जान बचाने के लिए इमारत से लोगों को कूदना पड़ा। इमारत को सील कर दिया गया। वज़ीर बल्दियात सईद गनी इदारों की नाअहली का राग अलापते रहे। कराची का इलाका गुलशन इकबाल, 12 मंजिला इमारत की ऊपरी मंजिल पर शोले भड़क रहे थे। लोग तड़प रहे थे आखिर कैसे बाहर निकले, क्योंकि इमारत में कोई इमरजेंसी एग्जिट ही ना था। फायर एग्जिट नहीं है, लड़कियां बच्चे तक जख्मी हुए, लड़कियां जख्मी हुई हैं, लड़के ऊपर से छलांग मार चुके हैं। भाई कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है यहाँ पर। हमें जिस सीढ़ियों पर चढ़ाया था उसी सीढ़ियों से उतारा गया, कोई ऊपर छत से निकलने का रास्ता नहीं था। बुलंद इमारत से लोगों को नीचे उतारने के लिए भी कोई सहूलत मैसर न थी। आग से बचने के लिए लोग इमारत से कूद पड़े। वज़ीर बल्दियात सईद गनी जाए वक़ुआ पर पहुंचे तो इदारों को जिम्मेदारी याद दिलाते रहे, लेकिन शायद ये भूल गए कि SBCA भी वजारत बल्दियात में ही आता है। जो सेफ्टी के बुनियादी तकाजे होते हैं उनको हमें पूरा करना चाहिए। हमारे इदारे बहरहाल अपने तौर पे कोशिशें करते होंगे, लेकिन उनकी भी कोताहियां हैं। तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख भी इदारों की नाअहली पर बरस पड़े। शहर की कंस्ट्रक्शन का अल्लाह माफ करे, बहुत बुरा हाल है। कोई छोटा सा डिजास्टर अफोर्ड करने की हालत में शहर कराची नहीं है। SSP ईस्ट असफर महीसन ने बताया कि इमारत को सील कर दिया गया है। बड़ी कंजेस्टेड बिल्डिंग बनी हुई है, तो इस पे डी साहब को हमने कहा है कि इसको बिल्डिंग को सील करें, क्योंकि इसकी क्रैक्स पड़ गए हैं। ऊपर वाले फ्लोर पे भी हमने देखा है। बुलंद इमारतों का जाल बिछाकर करोड़ों रुपए का कारोबार तो कर लिया जाता है, लेकिन क्या इंसानी जानों की कोई अहमियत नहीं? तामीरात के दौरान हिफाजती इक़दामात को क्यों खातिर में नहीं लाया जाता? कराची के इलाके गुलशन इकबाल में इमारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे गुलशन इकबाल में मौजूद फैसल खान और सिविल अस्पताल में मौजूद अली हसनैन से। सबसे पहले बात करेंगे फैसल खान से। फैसल खान बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? आग पर काबू पा लिया गया है, कूलिंग का अमल क्या जारी है? देखिए, आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। जितनी फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर आया था वो अब सब यहाँ से जा चुके हैं। इस वक्त यहाँ पर रेंजर्स और पुलिस मौजूद है जो इस
बिल्डिंग को सील करना है उसके अमल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे जो दफातर हैं उनके ओनर्स अब यहाँ पर आए हैं और उनको जो है एक एक को जाने की इजाज़त दी गई है पुलिस और रेंजर्स की जानिब से कि जो उनके ज़रूरी कागजात हैं वो लेकर यहाँ से चेक बुक और दूसरे कागजात वो लेकर आ सकें ताकि उस इमारत को सील किया जाएगा। इस वक्त अचानक से अभी थोड़ी देर कबल यहाँ से दोबारा से इन इमारत में धुआं निकलना शुरू हुआ है और यहाँ पर पुलिस मौजूद है जो किसी को अंदर जाने नहीं दे रही। ऊपर आप देख सकते हैं कि ऊपर की इमारतें हैं जहाँ से अब एक बार फिर धुआं निकल रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये स्मोक है, आग नहीं लगी। वो जो छोटी आग बुझाने की दोबारा से उसको किया जा रहा है तो उसकी वजह से धुआं फैल रहा है। पुलिस रेंजर्स यहाँ मौजूद है, सिर्फ उन लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है जिनके दफातर हैं, वो भी उनको जिनके ज़रूरी कागजात हैं वो ले सकें, उसके बाद इस इमारत को सील किया जाएगा। ठीक है फैसल, हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा और हमारे एक और नुमाइंदे अली हसनैन मौजूद हैं सिविल अस्पताल में। अली, आप बताइएगा कि कितने ज़ख्मियों को यहाँ लाया गया है और उनकी हालत कैसी है, डॉक्टर्स क्या बताते हैं? देखें फवाद, ये जो गुलशन इकबाल में आतिशदगी का वाक़या हुआ है उस सिविल अस्पताल बर्न्स वार्ड में 5 अफराद लाए गए थे जिनके नाम थे नईम, मुजाहिद, नुमान, उस्मान और हिलाल, जिसमें से नईम की हालत काफ़ी बेहतर थी तो उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन जो सिविल अस्पताल बर्न्स वार्ड की इंतज़ामिया है वो यही बता रही है कि इस वक्त 5 में से 3 अफराद अभी भी ज़ेर इलाज इनके पास मौजूद है, जिनका नाम जिसमें हिलाल, उस्मान और नुमान है, जिनकी हालत भी खतरे से बाहर बताई जा रही है। एक जो हिलाल है उसको धुआं ज़्यादा अंदर जाने की इनहेल करने की वजह से उसकी सांस घुट रही है और आंखों में काफ़ी जलन हो रही है, जबकि उस्मान और नुमान 8 और 10% तक झुलसे हुए हैं। साथ साथ ये भी बताया गया है कि मुजाहिद जो कि अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए बिल्डिंग से कूद गया था उसको फ्रैक्चर आए हैं तो सिविल अस्पताल बर्न्स वार्ड से उसको सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है और यही बताया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से कि अब उसकी हालत भी खतरे से बाहर है। जो मरीज हैं, जो मुतासिर बहुत शुक्रिया आपका भी, और फैसल खान आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहरिया टाउन की कराची के लिए 460 अरब रुपए की पेशकश कबूल कर ली। नैब को रेफरेंस दायर करने से रोक दिया गया। बहरिया टाउन अदायगी 7 साल में करने का पाबंद होगा। 27 अगस्त तक 25 अरब की डाउन पेमेंट जमा कराना होगी। इस्लामाबाद से आपको रिपोर्ट करेंगे जुल्करनैन इकबाल। बहरिया टाउन अमल दरामद केस में बड़ी पेशरफ्त। सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल में 460 अरब रुपए अदायगी की बहरिया टाउन कराची की पेशकश कबूल कर ली। नैब को बहरिया टाउन कराची से मुतल्लिक रेफरेंस दायर करने से रोक दिया गया। बहरिया टाउन 7 साल में तमाम अदायगी करने का पाबंद होगा। 27 अगस्त तक 25 अरब रुपए की डाउन पेमेंट जमा करानी होगी। बहरिया टाउन 1 सितंबर से माहाना 2 अरब 25 करोड़ रुपए 4 साल तक अदा करेगा। आखिरी 3 साल में बकिया रकम जमा करानी होगी, जिस पर 4% मार्कअप भी अदा करना होगा। बहरिया टाउन को आने वाली रकम का 30% सुप्रीम कोर्ट में जमा होगा। अदालत ने करार दिया कि मुसलसल 2 या मजमूई तौर पर 3 अक़सात देने में नाकामी डिफॉल्ट सवर होगी। बहरिया टाउन ने पार्क्स, सैनमाज, जमीन और अमारात बतौर गारंटी दे दिए। डिफॉल्ट की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में नैब रेफरेंस दायर कर सकेगा। एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से रकम सिंध हुकूमत को जमा कराने की इस्तदाम मुस्तरद। जस्टिस फैसल अरब ने रिमार्क्स दिए, सिंध हुकूमत तो कहती थी इसका नुकसान ही नहीं हुआ, सिंध हुकूमत कितने पैसों पर राजी थी ये भी पता है। अदालत ने वाजे कर दिया कि तमाम रकम सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। दूसरी जानिब गैर कानूनी अलॉटमेंट देने के केस में साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह सिंध हाई कोर्ट में पेश हो गए। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, शाह साहब आपने कराची की जमीन क्यों दी, खैरपुर की दे देते, आप मालिक नहीं जो गरीबों की जमीन अलॉट कर रहे हैं। कायम अली शाह बोले, मेरे खिलाफ नैब ने वट पकड़ लगा रखी है। अदालत ने कायम अली शाह को नैब से ताउन जारी रखने का हुक्म देते हुए समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। बहरिया टाउन को जमीन अलॉटमेंट के मुकदमे में साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह हाई कोर्ट में पेश हुए। नैब के IO ने अदालत को बताया कि कायम अली शाह ने बतौर वजीर आला जमीन अलॉट की, जिस पर चीफ जस्टिस ने कायम अली शाह को मुखातिब करके सवाल किया कि आपने कराची की जमीन क्यों दी, खैरपुर की दे देते, आप मालिक नहीं थे। कायम अली शाह ने कहा, नैब ने मेरे खिलाफ वट पकड़ लगा रखी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, ये कोई वट पकड़ नहीं, बहरिया टाउन वैसे ही अरबों खरबों देने की पेशकश नहीं कर रहा, जाकर देखें कितनी जमीनें हैं जो गरीबों से ले ली गईं।
अदालत ने कायम अली शाह को नैब से ताउन जारी रखने की हिदायत की। कायम अली शाह ने बोलने का मौका देने की इस्तदा की तो अदालत ने कहा वकील बात करेगा। अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए कायम अली शाह ने हर इल्जाम को झूठ करार दिया। कागज में कोई ऑर्डर नहीं है मेरा जिसपे कहा जाए कि मैंने उसको कैरियर किया। आजकल तो ये सुना जा रहा है कि ऊपर से इनको ऑर्डर है, ये जो अफसरान हैं तो 16, 17, 18 ग्रेड के, तो ये इनको ऑर्डर है कि बड़ी मछली पकड़ो, छोटी नहीं। अभी तक आपको पकड़ा तो नहीं है था? मैं तो छोटा। अदालत ने बहरिया टाउन से मुतल्लिक तमाम दरख्वास्तें यकजा करके समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इरफानुल हक, समा, कराची। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान में कत्ल होने वाले मिशाल खान के केस का फैसला सुना दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 मुल्जिमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, जबकि 2 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। अदालत ने फैसला 12 मार्च को महफूज किया था। इससे पहले अदालत गिरफ्तार अफराद में मरकजी मुल्जिम इमरान को 2 बार सज़ाए मौत सुना चुकी है। 5 मुल्जिमान को 25 साल कैद जबकि 25 मुल्जिमान को 4 साल कैद की सज़ा दी गई है। मिशाल खान कत्ल केस में अदालत का बड़ा फैसला, 2 मुल्जिमान बरी और 2 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने पीटीआई के काउंसलर आरिफ और मुल्जिम असद को उम्र कैद जबकि मुल्जिम साबिर माया और इजहार को बरी करने के अहकामात जारी कर दिए। अदालत ने समाअत के बाद फैसला 12 मार्च तक महफूज किया था। इससे पहले मिशाल खान कत्ल केस में अदालत मरकजी मुल्जिम इमरान को 2 बार सजाए मौत, 5 को 25 साल कैद जबकि 25 मुल्जिमान को 4 साल कैद की सजा सुना चुकी है। केस में मजमूई तौर पर 61 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, जिनमें से 26 मुल्जिमों को रिहा कर दिया गया था। उधर बहावलपुर के सरकारी कॉलेज में तालिबे इल्म ने फेयरवेल पार्टी देने की हिमायत करने पर प्रोफेसर को मार डाला। अदालत ने 15 रोज के रिमांड पर मुल्जिम को पुलिस के हवाले कर दिया। बहावलपुर में अफसोसनाक वाकया, गवर्नमेंट ऐसी कॉलेज में इंतहाई पसंद तालिब इल्म के हाथों प्रोफेसर का कत्ल। फेयरवेल पार्टी की हिमायत पर मुल्जिम खतीब हुसैन ने प्रोफेसर खालिद हमीद को छुरी के वार करके मार डाला। रूहानी बाप को मारने वाले मुल्जिम को पुलिस ने गिरफ्तार करके एडीसी कोर्ट में पेश कर दिया। इसको तमाम पहलुओं के साथ हम इसको देख रहे हैं। इस पे मैंने टीम बना दी, एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन के ज़ेरे निगरानी, और जितने भी पहलू अभी सामने आते जा रहे हैं वो तमाम को हम देखेंगे और इंशाल्लाह कोई कमी पुलिस की तरफ से नहीं होगी। अदालत ने मुल्जिम को 15 रोज के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कॉलेज तर्जुमान के मुताबिक इंग्लिश डिपार्टमेंट की अलविदाई तकरीब के हवाले से कुछ तुलबा को तहफ़्फ़ुज़ात थे। अलविदाइया कह लीजिए सीनियर क्लास को देना था, तो उस पर कुछ स्टूडेंट्स की रिजर्वेशंस थी, तो उसको दूर करने के लिए मैंने ज़ाती तौर पर उनसे बात भी की, तो उन्होंने कहा कि इट्स ओके, मेरा तो कोई उस पर वो नहीं है। वज़ीर आला पंजाब ने भी वाक़े का नोटिस लेकर आरपीओ से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। एहसन अंसारी, समा, भावलपुर। पेशावर यूनिवर्सिटी के अफसर का मेहनतकश बच्चों पर तशद्दुद, लॉन में बच्चों को लातें मारी, थप्पड़ बरसाए, गालियां दी। गरीब बच्चे वेट मशीन पर वजन और जूते पॉलिश करके तलबा से पैसे कमाते थे। फैयाज अहमद की रिपोर्ट। पेशावर यूनिवर्सिटी के डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के मेहनतकश बच्चों पर दादागिरी। बच्चे जामिया में तलबा का वजन चेक और जूते पॉलिश करके चंद रुपए कमाने आए थे, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर गौर खान सिखपा हो गए और बच्चों को बनाया तशद्दुद का निशाना। बच्चों को लाते मारी और दपड़ भी बरसाए। मेहनतकश बच्चों का कहना था कि वो मेहनत मजदूरी करके तलबा से चंद रुपए कमा लेते हैं, लेकिन इन्हें मारा पीटा गया। वहाँ ले जाते हैं, ऐसे मारते हैं कि घर जाता हूँ तो अम्मी मालिश करती है। जौहर साहब कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना। यूनिवर्सिटी तर्जुमान का मौक़िफ़ है कि बच्चे रोज तलबा को पैसों के लिए तंग करते हैं। इन्हें पहले भी यूनिवर्सिटी में आने से मना किया गया था। फयाज अहमद, समा, पेशावर। खबर देंगे आपको घोटकी के गांव हाफिज सलमान से गुज़िश्ता रात 2 लड़कियां लापता हो गईं। बुरसा ने अगवा का इल्जाम लगाते हुए कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। पुलिस ने 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इमरान आसिफ की रिपोर्ट। घोटकी के गांव हाफिज सलमान से हरीलाल की 2 बेटियां 18 साल रीना
और 20 साला रवीना गुज़िश्ता रात घर से लापता हो गईं। वो रसा ने अगवा का इल्ज़ाम लगाते हुए कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस इत्तला के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कल घरों अगवा कयूं जंहिंजो हिन टाइम ताईं कोई मौक़िफ़ पुलिस न ॾिनो आहे, न एसपी साहब ॾिनो आहे। ठीक है, पुलिस का कहना है तफ्तीश कर रहे हैं, जल्द लड़कियों को ढूंढ निकालेंगे। बहुत से केसेस में बच्चियां चाहे हिंदुओं की हों, मुसलमानों की हों, किसी और फेथ की हों, वो बात कर अपनी मर्जी से भी चली जाती हैं, शादी भी कर लेती हैं। अगवा की खबरें सुनने के बाद लड़कियों ने सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो वायरल कर दी, जिसमें पैगाम दिया कि हम अपनी मर्जी से गए हैं। असा के पुलिस से बचायो, कोर असा के केर भी असा के ज़बरदस्ती ना रखिए, सब खुशी से आए, कोर असा पुलिस वालन के जो असा के ज़बरदस्ती ना रखिए, सब खुशी से आए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने अहले खाना की दरखास्त पर मोहल्ले के 3 लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इमरान आसिफ, समा, घोटकी। और अभी शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद का दौरा पाकिस्तान, 90 करोड़ डॉलर सरमायाकारी का इम्कान। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं पाकिस्तान को चीन के अलावा दीगर मुल्कों के साथ ताल्लुकात कायम करना भी सीखना पड़ेगा। लाहौर के मॉल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स चौथे रोज भी बराजमान। चेयरिंग क्रॉस बंद हो जाने से शहरी बेहाल, मुतालबात ना माने गए तो पोलियो मुहिम का मुकम्मल बॉयकॉट करेंगे, मुजाहिरीन का ऐलान। मिशन क्लीन कराची FC एरिया में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा रोज 300 से ज्यादा दुकानें और तजावुजात गिरा दिए गए। पंजाब असम्बली के बेशतर हुकूमती और अपोजिशन अरकान तनख्वाहों के मामले पर अब भी डटे हुए हैं। वज़ीर आला की हद तक तो तनख्वाहें और मुराद काटने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी नहीं। हुकूमती अरकान कहते हैं तनख्वाहें पहले ही कम हैं, घर के चूल्हे भी जलने हैं, पेट्रोल का खर्चा भी निकालना चाहते हैं। उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। हमारे घर में भी चूल्हे जलते हैं, हमारे भी अखराजात होते हैं, तो हमें भी आम इंसानों की तरह ट्रीट किया जाए। अगर रिव्यू करते हैं दोबारा तो आपका क्या मुँह? मैं समझती हूँ कि हमारी बहुत रिजनेबली बड़ी है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं बड़ी, इससे कम तो फिर खामोशी होती है। इसी तरह ये KPK की भी पे कम थी, तो फिर वहाँ पे PTI के ज़माने में खान साहब ने कहा कि इतना कर दें कम से कम के जो हैं MPs वो एक जरा ग्रेसफुली उनका एक एग्जिस्टेंस हो जाए। रिव्यू का होता है मामला दोबारा, तो आपका इनके फेवर में ही होंगे MPs की हद? हाँ, मैं समझती हूँ कि MPs की हद तक रेज होनी चाहिए ज़रूर। जी बिल्कुल, मैं और दोबारा आप वोट करेंगे? MPs की हद तक अगर होगा तो हम करेंगे। इसमें तमाम सूबों में यकसा जो है वो सैलरी होनी चाहिए, कम और ज़्यादा की मैं बात नहीं करता, अगर जितनी हमारी है सबकी फिर उतनी होनी चाहिए। इनके इन यू टर्न्स की वजह से अवाम काफ़ी तंग आ रही है, और मैं ये समझती हूँ कि इनको बिल्कुल स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए कि पहले फैसला लिया, फिर उसको रोल बैक किया और फिर सोच विचार में पड़ गए। अगर किसी को सेक्रीफाइस देना चाहिए तो वो वज़ीर आला और उनके काबीना को देना चाहिए। उनको अनाउंस करना चाहिए कि हम तनख्वाहें ही नहीं लेंगे इस पूरे टेन्योर में, और उनको इसका सज़ा मिलनी चाहिए। और इसी पर बात करते हैं, समा की नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद है। नईम साहब, बताइएगा क्या तनख्वाहें बढ़ रही हैं या नहीं, क्या होने वाला है आखिर? जी, फिलहाल तो मामला जो तनख्वाहें बढ़ने का है वो रुक गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वो बिल जो पास हुआ था तनख्वाहों में इजाफे का, वो उसे रोक लिया है। और अब क्योंकि बिल मंजूर हो चुका था, अब हुकूमत की जानिब से तरमीम शुदा बिल लाया जाएगा असम्बली में, जिसमें जो है तनख्वाहें कम दोबारा की जाएंगी। लेकिन जो अरकान असम्बली हैं, इवन हुकूमत के ही, वो उस पर डट के हैं और वो तैयार नहीं है अपनी तनख्वाहें कम करने के लिए। उनका कहना है कि वज़ीर आला अपने हद तक और वज़रा अपनी तनख्वाहें कम करवाएं, लेकिन MPs जो हैं वो बेशक हुकूमत के हैं या अपोजिशन के हैं, उनका कहना है कि उनकी तनख्वाहें पहले कम थी, अगर बढ़ी हैं तो बाकी सूबों के बराबर। बहुत शुक्रिया आपका नईम अशरफ भट्ट। अभी आपको बराह रास्त से चलेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। का इसमें एक कलीदी किरदार होगा। एक तो हमारे वज़ीर आज़म वहाँ होंगे बतौर मेहमान ख़ास के, और उसके साथ साथ जो आपका फ्लैगशिप उनका प्रोजेक्ट है BRI का, वो आपका जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है,
تو اس پہ ان کی خاصی دلچسپی تھی. میں اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں کہ چین کے ساتھ آپ کے تعلقات ہمیشہ مثالی رہے ہیں، اور میں شاید اگر 2 جملے میں بات مکمل کر دوں تو کافی ہو کہ یہ جو حالیہ ایک پلوامہ کے بعد جو کرائسس جس نے جنم لیا، اس نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ چین آپ کا لازوال دوست ہے، اور وہ ہر آڑے وقت میں آپ کے ساتھ ایک چٹان کی مانند کھڑا رہتا ہے اور آج بھی کھڑا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم ملیشیا کے تشریف لا رہے ہیں. آج شام ان کی آمد ہے. وزیر اعظم پاکستان جب تشریف لے گئے تھے ملیشیا تو انہیں دعوت دی تھی کہ نیشنل ڈے پریڈ جو ہماری ہوتی ہے ہر سال 23 مارچ، اس میں آپ بطور مہمان خصوصی شرکت فرمائیں، اور انہوں نے ہماری دعوت قبول کی. اور ہمارا خیال یہ تھا کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ جو بہت سے ملیشین انویسٹرز تھے، بزنس مین تھے، جنہوں نے بہت انتھوزیاسٹکلی وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی، جب وہ KL تشریف لے گئے تو وہ بھی ان کے ہمراہ ہوں گے. تو ہماری جو بزنس انٹریکشن ہے اور اس کا بھی اگلی نشست کا ہمیں موقع ملے گا. تو انشاءاللہ وہ آج آئیں گے، اور یہ 3 روزہ ان کا دورہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت ہی کامیاب رہے گا. اور پہلے بھی ہمارے تعلقات بڑے مثالی ہیں، اور اس نشست کے بعد ان میں مزید نکھار پیدا ہوگا. تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ جو ابھی حالیہ سانحہ ہوا ہے کرائسٹ چرچ کا نیوزی لینڈ میں، جس میں کہ 50 کے قریب مسلمان شہید ہوئے ہیں. مختلف ممالک سے ان کا تعلق تھا، اور 9 پاکستانی ان میں شہید ہوئے ہیں. 1 زخمی ہے، 9 شہید ہوئے ہیں. اس کا ہمیں بے پناہ افسوس بھی ہے، صدمہ بھی ہے، اور ہم اپنے اس پاکستانی بھائی کی جرأت کو سلام بھی کرتے ہیں جس نے اپنی سب سے قیمتی چیز جان کا نذرانہ دے کر بہت سے نمازیوں کو بچا لیا. اپنے صاحبزادے کو تو نہ بچا سکا، لیکن بہت سی معصوم جانوں کو بچانے میں اس نے کردار ادا کیا. نیوزی لینڈ کی حکومت نے اور نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے جو ایک کردار ادا کیا ہے، سب نے اس کو سراہا ہے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ان کی سوچ کتنی جداگانہ ہے اور ان کی اپروچ کتنی مناسب اور بیلنس تھی. اس میں ذرا بھی کوئی تعصب کی بو ہمیں کہیں دکھائی نہیں دی. بہت امن پسند ملک ہے. ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور اس نے ہمارے موقف جو ہمارا تھا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یا دہشت گردی ہے وہ کسی علاقے تک، کسی نسل تک یا کسی مذہب تک محدود نہیں ہے. یہ ایک ذہنی کیفیت ہے، اور یہ کسی پہ بھی طاری ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی اپنے مقاصد اس ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے. تو اس سلسلے میں میری ترک وزیر خارجہ سے بات بھی ہوئی تھی، تبادلہ خیال بھی ہوا تھا، اور پاکستان نے اور ترکی نے مل کے ایک انیشیٹو لیا ہے جس کے لیے میں آج شام کو استنبول روانہ ہو رہا ہوں. ہم نے ایک ہنگامی اجلاس OIC کے کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا ایگزیکٹو کمیٹی ہے، اس کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے، جس میں ساری OIC کے ممالک کو وہاں مدعو کیا گیا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ اسلام و فوبیا پر بات کی جائے اور دیکھا جائے کہ یہ روش کیا ہے. اور آج بہت سے مغربی دارالخلافوں میں یہ جو ایکسٹریمزم
जन्म ले रही है वहाँ, यहाँ तो लोगों को दिखाई देती है, लेकिन वहाँ जो जन्म ले रही है उसका तदारुक कैसे किया जा सकता है, और आज इस्लाम को और मुसलमानों को निशाना क्यों कर बनाया जा रहा है। तो उस पर एक इजलास होगा और एक मुतफिका लाएमल बनाने की एक कोशिश है, जिसका कल इंशाअल्लाह आपके सामने बयान किया जाएगा। और आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो है, इससे पहले के दीगर जो मोअज़्ज़िज़ साहिबान तशरीफ़ फरमा हैं वो अपना नुक्ता नज़र पेश करें, वो है कल का एक फैसला। कल जो हिंदुस्तान की जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ने फैसला दिया है, समझौता एक्सप्रेस टेररिस्ट अटैक का, उसने लोगों को हिला के रख दिया है। 4 प्रिंसिपल एक्यूज थे और 11 साल के बाद उन चारों को बरीउल जिम्मा करार दे दिया गया और उनको एक्विट कर दिया गया। उनमें जो सवामी असीम नंद हैं, वो तो अपने मुंह से, जिनका आरएसएस से ताल्लुक है, वो तो अपने मुंह से एतराफ कर चुके हैं, एतराफ़े जुर्म कर चुके थे, लेकिन उन्हें भी बरीउल ज़िम्मा करार दे दिया गया है। अब मैं बिला वजह तनकीद नहीं करना चाह रहा। आपने देखा कि हिंदुस्तान आए दिन पाकिस्तान पर उंगलियां उठाता है। आपने देखा अभी पुलवामा का ये वाक़या, अफसोसनाक वाक़या, जिसकी पाकिस्तान ने खुल के मजम्मत की। जब रूनुमा होता है, बग़ैर तहकीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तो लगा दिया जाता है, लेकिन आज आपको ये जानकर इत्मीनान होगा कि किसी ने भारत के इस नैरेटिव को कबूल नहीं किया। मैं आज बात कर रहा हूं बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स से गुफ्तगू करने के बाद, ये वो जो पुलवामा को पाकिस्तान से जोड़ना चाहते थे, उसमें उनको बिल्कुल नाकामी हुई है। ये इसमें कोई शक व शुबा ही नहीं है। अब हमसे तवक्को की जाती है कि जी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और बिल्कुल 44 जानें वहाँ गई पुलवामा में। हमें उनका अफसोस है, यकीनन अफसोस है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 68 में से 44 जानें तो पाकिस्तानियों की समझौता में भी गई। एग्जैक्टली वही नंबर है, 44। और उसके लिए हम बारहा दरख्वास्त करते रहे, डीमार्श करते रहे, लेकिन अहमियत न दी गई हमारे नुक्ता नज़र को। और आपने देखा कि आज वो आज़ाद फिर रहे हैं। हत्ता कि मुझे ताज्जुब हुआ कि जब ये क्राइस्ट चर्च का अफसोसनाक वाक़या सानिया एक दहशतगर्दी का एक्ट रूनुमा होता है, तो दुनिया ने मजम्मत की और बजा तौर पे की, भारत ने भी मजम्मत की। लेकिन आप एक चीज काबिल गौर है, उस मजम्मत में ना मस्जिद का जिक्र है ना मुसलमान का जिक्र है, और शहीद मुसलमान होते हैं और किसी मजहब का कोई बाशिंदा उसमें मुतासिर नहीं होता। फकत मस्जिद में मुसलमानों नहीं होना था, जुमे की नमाज उन्हें ही अदा करनी थी। मुसलमान शहीद होते हैं, कोई जिक्र नहीं है। मस्जिदें, 2 मस्जिदें निशाना बनाई जाती हैं, उसका जिक्र नहीं। क्यों? आप ओआईसी के इजलास में तो नशिस्त चाहते हैं क्योंकि आपके पास करोड़ों मुसलमान हैं और बजा तौर पे हैं, लेकिन
ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ پر سختہ کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ اسلام کا، مسلمان کا ذکر کرتے ہوئے، مسجد کا اظہار کرتے ہوئے آپ پر سختہ کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ یہ ہے ان کا دوہرا معیار کہ کوئی مسلمانوں کے خلاف واقعہ ہو جائے تو اس کو انڈر پلے کیا جاتا ہے، وہ مینٹلی ڈیرینج ہوگا، پاگل ہوگا، جس نے حرکت کی ہے، اس کے پیچھے ایک فرد کا ایک فرد کی حرکت ہے، اور خدا نہ خواستہ کچھ اور ہو جائے تو ایک سوچا سمجھا ایک منصوبہ بے نقاب ہو گیا، اور اس کے پیچھے فلاں فلاں قوتیں تھیں، یہ تھا وہ تھا۔ تو یہ آج یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، ان ڈبل سٹینڈرڈز کا بھی دنیا کو نوٹس لینا ہوگا۔ پاکستان سنجیدہ ہے، وزیر اعظم نے جو بات کی تھی آج بھی ہم اس پر قائم ہیں، آج بھی ہم ان پر قائم ہیں، اور میں سمجھوتا کو اس کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہتا، میں کوئی اس کا بہانہ تلاش نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف ایک تقابلی جائزہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پلوامہ کا جو واقعہ ہے اس کی تحقیق میں ہم سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ہرگز نہیں۔ اس میں ہم سنجیدہ تھے، سنجیدہ ہیں۔ جو ہمیں ڈوسیئر ملا تھا اس کو ہم اینالائز کر رہے ہیں، اور اس کا انالیسز ہم انشاءاللہ دنیا کے سامنے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن میں صرف ایک قدرتی کل ایک فیصلہ آیا اور ایک اس میں سملیرٹی تھی، تو میں نے کہا یہ تقابلی جائزہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ شکریہ۔ رزاق داؤد صاحب، بنیادی طور کے اوپر تو ہمارا مقصد تھا کہ ذرا جو ملیشین آ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، تو اس کا جو اکنامک ایک ڈائمنشن ہے وہ بھی رزاق صاحب اس کو پیش کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ سعودی عربیہ، قطر، UAE گئے تھے، اور پھر ترکی اور ملیشیا۔ مجھے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں دو قسم کے گروپس میں ہمارے خواجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی واقعہ ہوتا ہے تو دبا دیا جاتا ہے، کچھ اور ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ خفیہ قوتیں ہیں اس واقعے کے پیچھے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سما۔